चटपटागंज नाम का एक सुनहरा गांव था। वहाँ राम खिलावन अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहा करता था। चटपटागंज गांव के ज्यादातर लोग दूध और कपड़ों का व्यापार किया करते थे। सब कुछ धीरे धीरे हो रहा है। आमदनी पहले से आधी गिर चुकी है। तुम हमसे चतुराई ना करो। गांव वालों को भले बेवकूफ बना लो, पर मैं अच्छे से जानता हूँ तुमने खूब पैसे बटोर रखे हैं। मुझे ताजुब इस बात से हो रहा है कि तुम इतने यकीन से कैसे कह रहे हो। राम खिलावन बेटा, तुम आ गए। वो दरअसल कुछ पैसे चाहिए थे। मैं पास के ही रिश्तेदारी में न्योता निभाने जा रहा हूँ। वो क्या है ना कि उनके यहाँ लड़की की शादी है। अब कुछ न कुछ तो हमें देना ही होगा। जी पिताजी, ये भी कोई कहने की बात है। ये लीजिए, ये कुछ पैसे हैं, आप न्योता करके आइए। राम खिलावन के पिताजी बड़ा खुश थे और वहाँ से रिश्तेदारों के पास चले गए। दूसरी ओर राम खिलावन की पत्नी रूपा देवी उनसे चिढ़ गई। जब भी पिताजी को पैसे देने होते हैं तो तुम हमेशा सरवन कुमार बन जाते हो। तुम मायके अभी कुछ ही दिन पहले तो गई थी, और न्योता हटारी करना अच्छी बात होती है। क्या फायदा ऐसे इज्जत का, जब घर और अनाज का कोई ठिकाना ही नहीं है। रूपा देवी की कड़वी बातें सुनकर राम खिलावन वहाँ से चला जाता है और जाकर अपने दोस्तों के पास ही के रेलवे स्थानक में उनसे मिलता है। कलवा और राम खिलावन उसी स्थान पर कोयला चुराकर बेचने का काम बरसों पहले किया करते थे। आओ राम खिलावन आओ, तुम्हारी ही तो मैं राह देख रहा था। कलवा, मैं आज तुम्हारे साथ कोयला चुराने नहीं आ सकूंगा। अरे कोयला चुराने के लिए मालगाड़ी भी तो आनी चाहिए। पिछले 2 साल से कहाँ आई है। ये रेलवे स्टेशन भी अब कबाड़ हो चुका है। अस्पताल और सारी सुविधाएं कोसों दूर हैं यहाँ से। दूध का व्यापार भी ठीक से नहीं चल रहा, न खेतों से अच्छी फसल आ रही है। पता नहीं कौन से बुरे कर्म हमारे सर पर बोझ बनकर पड़ चुके हैं। लगता है आज रूपा भाभी ने फिर से तुम्हें जला हुआ चावल खिला दिया है। नहीं कलवा भाई, मुझे खुद पर ही संदेह होने लगा है। मैं ये सब क्या कर रहा हूँ? ना परिवार खुश है और ना मैं। कलवा और राम खिलावन वहाँ बातें कर ही रहे थे कि वहाँ पर उस गांव का सरपंच एक अच्छी सी बाइक पर बैठकर उनके पास आ गया और उन्हें देखकर उनसे कहने लगा, तो दोनों चंगो मंगो यहाँ पर हैं। ये देख रहे हो, एक बिलाती गाड़ी है और इस खुशी में आज दावत है। तुम आ जाना वहाँ पर। जरूर सरपंच साहब, हम सांझ होते ही वहाँ पर आ जाएंगे और आकर सारी तैयारी कर देंगे। तब कलवा अपने कुराफाती दिमाग में कुछ सोचकर राम खिलावन से कहता है, आज शाम को बड़ा उत्पात होने वाला है। तुम देखना, सबके होश उड़ जाएंगे। मैं कुछ समझा नहीं, तुम ऐसा क्या करने वाले हो? चलो दावत में मिलते हैं। राम खिलावन अपने परिवार को लेकर सरपंच के दावत में चला जाता है। इनके घर बिजली भी है। हमारे पूरे गांव में बिजली पिछले साल से नहीं आई है। कुछ भी कहो, सरपंच जी ने इंतजाम तो बढ़िया किया है। अरे राम खिलावन आ गए, जाओ जाकर वहाँ से बर्फ का पानी टैंकर में भरवा दो। जी सरपंच साहब। सरपंच के यहाँ जाते ही सब अपना अपना काम करने लगते हैं। उतने में वहाँ पर सरपंच की जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। हाय राम, मेरी गाड़ी चोरी हो गई, मेरी गाड़ी चोरी हो गई। अरे मेरी गाड़ी चोरी हो गई। कैसे सरपंच हो? तुम्हारे सामने से कोई गाड़ी चुरा कर ले गया। सबकी नजरों के सामने से गाड़ी चोरी हो गई। हाय राम। सरपंच अपने बिलायती बाइक को ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसे बाइक कहीं भी नहीं मिलती। राम खिलावन सारी बातें समझ जाता है और कलवा को गांव में ढूंढने लगता है। तुम यहाँ हो? इतने दिनों तक कहाँ थे तुम? पूरे 6 महीने से तुम गायब हो। तुम्हारा कोई अता पता भी नहीं है। अबे थम जाओ और चलो मेरे साथ। तुम्हें एक चीज दिखानी है। कलवा राम खिलावन को लेकर
उस रेलवे स्थानक पर चला गया और वहां जाकर सरपंच की गाड़ी को दिखाने लगा, जो रेलवे पटरी पर खड़ी थी और पूरी रेल मोटरसाइकिल लग रही थी। आगे से मोटर बाइक और पीछे से रेलवे के डब्बे उस गाड़ी में जुड़े हुए थे। उस मोटर बाइक के पहिए पूरे लोहे के थे, जैसे कि ट्रेन के हों। ये सब क्या है? तुम रेल की पटरी पर गाड़ी दौड़ा रहे हो? आखिर हो क्या गया है तुम्हें? कुछ भी बोलने से पहले तुम मेरे साथ इस गाड़ी पर बैठो। मैं तुम्हें एक जगह लेकर चलता हूँ। ना चाहते हुए भी राम खिलावन कलवा के उस रेल मोटरसाइकिल में बैठ जाता है और कलवा उसे चलाकर कुछ दूर कई साल पुराने खंडर जैसे रेलवे स्टेशन पर लेकर जाता है और वहां जाकर देखता है कि पूरा स्टेशन मरीजों से भरा हुआ है। मैं तुम्हें सारी सच्चाई बताता हूँ। जिस रात सरपंच जी के यहाँ दावत थी, उस रात मैं ये बाइक चुराकर वहाँ से अच्छी जिंदगी बिताने के लिए भाग रहा था। लेकिन घटना चक्र ऐसा हुआ कि आज मैं इस मुकाम पर हूँ। उस वक्त हुआ क्या, ये तो बताओ। मैं गाड़ी चुराकर वहाँ से जंगल की ओर भाग गया और वहाँ जाकर मैंने देखा कि एक परिवार बहुत ज्यादा परेशान है। हे भगवान, मेरे बच्चे को कोई बचा लो। मेरे बच्चे को एक जहरीले सांप ने काट लिया है। कोई बचाओ, अरे कोई बचाओ। बाबा, मेरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है। मुझे नींद आ रही है। बेटा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। वो उस बूढ़े बाबा और उस बच्चे को परेशान देखकर उनके पास जाता है और उनसे कहता है, क्या हुआ बाबा जी? वो बच्चा क्यों रो रहा है? लगता है तुम्हें भगवान ने भेजा है। बच्चे को एक सांप ने काट लिया है। बच्चे की जान को खतरा है। जल्द से जल्द अस्पताल ले जाना होगा। आप फिक्र मत कीजिए, मेरे पास ये गाड़ी है ना, हम इसे जल्दी से वहाँ ले जाएंगे। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। इस ट्रेन की पटरी पर से ले चलो। अगर ऐसा है तो मैं इस गाड़ी का पहिया बदलकर ट्रेन का पहिया डाल दूंगा। आप बच्चे को तैयार कीजिए। कलवा उस रेलवे स्थानक पर जाता है और एक बंद पड़े मालगाड़ी से ट्रेन के पहिए निकालकर उस सरपंच के मोटरसाइकिल में लगा देता है और पीछे ट्रेन का टूटा हुआ डब्बा जोड़ देता है। कलवा उस बच्चे को अपने बनाए हुए रेल मोटरसाइकिल में बिठाकर पटरी के रास्ते से होते हुए ही वैद्य जी के पास पहुंचता है। बाबा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। नहीं बेटा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। कलवा उस बच्चे को वैद्य जी के पास सही समय पर पहुंचा देता है और वैद्य जी उसका इलाज करते हैं, जिससे कि वो बच्चा एकदम तंदुरुस्त हो जाता है। धन्यवाद बेटा, तुम भगवान के भेजे हुए चिराग हो। इस जंगल में ऐसे ही कई सारे परिवार हैं जो हर साल किसी न किसी बीमारी का शिकार हो जाते हैं। तुम ही हो जो उन्हें इन सब चीजों से बचा सकते हो। और फिर क्या, तब से लेकर अब तक मैं बस यही काम कर रहा हूँ। हर जरूरतमंद को मैं इस गाड़ी की मदद से उन्हें वैद्य जी के पास ले जाया करता हूँ। इस चीज की हमारे पिछड़े हुए गांव को बहुत जरूरत है। मुझे तुम पर गर्व हो रहा है कलुआ। तुम बड़ा ही नेकी का काम कर रहे हो। कलुआ और राम खिलावन बात कर ही रहे थे कि उनके पास वैद्य जी घबराते हुए आए और कहने लगे, कलुआ बेटा, तुम्हारे गांव के सरपंच के पिताजी की तबीयत बहुत खराब है। उन्हें हमारे स्टेशन के अस्पताल में लाना ही होगा, वरना उनकी जान को खतरा है। राम खिलावन कलुआ के साथ उस रेल मोटरसाइकिल में बैठकर दोबारा गांव जाता है और सरपंच जी के पिताजी को जख्मी हालत में वैद्य जी के पास चिकित्सालय में लेकर आता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरी गाड़ी चुराई। अरे देखो, मैं ये काम लोगों की भलाई के लिए कर रहा हूँ। ट्रेन की पटरी पर अब ट्रेन का आना बंद हो गया है, इसी वजह से मैं लोगों का ख्याल रखता हूँ। सरपंच जी कुछ कहते उससे पहले सरपंच जी के पिता ने सरपंच जी से कहा, तुम पागल हो, ये दोनों नेकी का काम कर रहे हैं। अगर ये गाड़ी ना होती
तो आज मेरे प्राण संकट में होते। इनके नेकी के काम को हमें सराहना चाहिए। धन्यवाद काका, ये तो मेरा फर्ज था। रामखिलावन का परिवार अब बहुत खुश हो गया और सभी एकजुट होकर अच्छे से अपनी जिंदगी बिताने लगे। एक कस्बे में मदन अपनी पत्नी के साथ रहता था। मदन का दूसरा विवाह निमिता के साथ हुआ था। मदन के 2 बेटे थे, सिब्बू और वीरू। लेकिन निमिता अपने बेटे सिब्बू को ही प्यार करती थी। वीरू पढ़ाई के साथ साथ खेती में पिता का हाथ बटाता था। सिब्बू आराम से बैठकर दूध पी रहा था और वीरू पढ़ाई कर रहा था। तभी वहाँ निमिता आई। अब शाम हो गई है, अब तो खेत पर चल जा, या हमेशा ये किताब ही पढ़ता रहेगा। माँ, पढ़ना भी जरूरी है। ये किताब खाने को ना देंगी। माँ, सिब्बू को तो कोई काम नहीं है, इसको खेत पर भेज दो। तुझे हमेशा सिब्बू से ही जलन क्यों रहती है? चुपचाप चला जा, सिब्बू खेत में जाएगा तो काला पड़ जाएगा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। क्या मैं बाइक ले जाऊँ? नहीं, पैदल ही जा। कोई विदेश थोड़ी जा रहा है जो बाइक से ही जाएगा। वीरू कुछ नहीं बोला, किताबें बंद की और खेत पर चला गया। एक दिन सुबह सुबह वीरू को घर का सामान लेने के लिए शहर जाना था। पापा, मुझे बाइक चाहिए। पैदल इतना सारा सामान कैसे लेकर आऊँगा? मैं तो अब इस घर में कुछ नहीं हूँ, तू अपनी माँ से पूछ ले। हाँ, मुझे ही बुरा बनाओ। माँ, दे दो ना बाइक मुझे। निमिता कुछ बोल पाती, लेकिन उससे पहले ही सिब्बू बोल पड़ा। माँ, मेरी बाइक किसी को मत देना, ये तो साइकिल लेकर भी जा सकता है। मुझे बाइक से मैदान में खेलने जाना है। मैदान तो गांव में ही है, तू तो ऐसे भी जा सकता है, लेकिन मैं इतना सारा सामान कैसे लेकर आऊँगा? तू हर समय मेरे बेटे को देखकर चिढ़ा मत कर। जा, कैसे भी जा, बाइक नहीं मिलेगी। वीरू को बाइक नहीं मिली और आज भी उसे साइकिल से ही घर का सामान लेने शहर जाना पड़ा। सिब्बू माँ के लाड प्यार के कारण बहुत बिगड़ गया था, इसलिए वह घर में और खेत में कोई काम नहीं करता था और वह स्कूल भी नहीं जाता था, जबकि वीरू कॉलेज में पढ़ने जाता था। वीरू को आज कॉलेज के लिए देर हो रही थी। अब घर में बाइक मांगूंगा तो कोई नहीं देगा। कॉलेज यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है, अब मुझे साइकिल से ही जाना होगा। छुट्टी कर लेता हूँ, लेकिन कॉलेज जाना भी आज बहुत जरूरी है। वीरू ने साइकिल बहुत तेज चलाना शुरू कर दिया, लेकिन कॉलेज पहुँचने से पहले ही उसकी साइकिल का टायर पंक्चर हो गया। ओह, इस साइकिल को भी अभी पंचर होना था। चलो, साइकिल को पैदल ही लेकर चलता हूँ, आते में कोई इंतजाम कर लूँगा। वीरू साइकिल को पैदल लेकर जाने लगा और कुछ देर में वह कॉलेज भी पहुँच गया, लेकिन वो बहुत लेट हो गया था और धूप बहुत तेज थी। कुछ लड़के बाहर ही खड़े थे। यार, इन गरीब लोगों को कॉलेज में एडमिशन कौन देता है? ना जाने क्यों ही बुलाते हैं ऐसे लोगों को यहाँ पर। ना इनको कपड़े पहनने का सलीका है और ना इनके पास पैसे हैं। गरीब साइकिल से ही चले आते हैं। बिल्कुल सही बोला तू। इन जैसे लड़कों की वजह से ही कॉलेज की रेप्यूटेशन भी खराब हो रही है। हाँ, चल चलते हैं, हमें क्या, हमें तो प्लेसमेंट लेनी है। कल ये लड़के हमारे लिए चाय सर्व करेंगे। लड़के ये बात कहकर चले गए, लेकिन वीरू के मन पर इन बातों का बहुत असर पड़ा। वीरू की आंख से आंसू आ गए। वीरू कॉलेज से घर आ रहा था। रास्ते में एक बांस का जंगल था। वीरू वहीं रुक गया। समझ नहीं आ रहा कि क्या है। अब मैं कुछ देर यहाँ बैठ जाता हूँ। वीरू बांस के पेड़ के नीचे लेट गया और उसने पेड़ की ऊंचाई को देखा। उसके मन में एक ख्याल आया। सब लोग मजाक बनाते हैं, अब मुझे खुद से पैसे कमाकर बाइक लेनी होगी। मैं ये बांस काटकर बाजार में बेचूंगा और पैसे जोड़कर बाइक ले लूंगा। वीरू ने थोड़ी सी लकड़ी काटकर साइकिल पर रख ली और उन्हें घर ले गया। तभी उसके दिमाग में कुछ इन्वेंट करने का आइडिया आया और उसने बांस से एक बाइक बनानी शुरू कर दी। वीरू अपनी बाइक बनाने में लगा था, तभी वहाँ निमिता आ गई। खेत के काम से बचने के लिए तू ये फालतू काम कर रहा है। माँ, ये फालतू काम नहीं है, मैं एक बम्बू बाइक बना रहा हूँ। तू अब इतना छोटा नहीं है कि तुझे ऐसे खिलौनों की जरूरत पड़े। माँ, मन बहलाने दो बेचारे को। इसके नसीब में तो बाइक है नहीं, तो कम से कम उसका ख्वाब ही सही। हाँ सिब्बू, तो बिल्कुल सही कह रहा है। वीरू ने सभी बातों से ध्यान हटाकर 2 दिन बाइक बनाने में लगा दिए। बांस की लकड़ी
अब बाइक का रूप लेने लगी थी। यह देखकर सिब्बू की चिंता बढ़ने लगी। अगर इसने बाइक बना दी तो मेरी इज्जत कम हो जाएगी, इसलिए मुझे अब कुछ न कुछ तो करना होगा। सिब्बू ने बाइक को नष्ट कर दिया। यह देखकर वीरू को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और वह जंगल में जाकर ही बाइक बनाने लगा, जिसमें वह कामयाब भी हो गया। कॉलेज में प्लेसमेंट का दिन था। वीरू सुबह सुबह तैयार हो गया। बेटा, जो भी पूछे तू अच्छे से बताना और नौकरी ले लेना, तेरी मेहनत कामयाब होगी। जी पापा जी। आज साइकिल रहने दे, बाइक ले जा। लेट हो गया तो नौकरी ना मिलेगी। नहीं, मैं पैदल जाऊंगा। वीरू वहाँ से पैदल चल दिया और जंगल में उसकी बाइक खड़ी थी, जो दिखने में बहुत ही सुंदर थी। वीरू अपनी बाइक पर बैठा, उसे स्टार्ट किया और कॉलेज पहुँच गया। सभी लोग बम्बू बाइक देखकर हैरान हो गए। वाओ, ये क्या है? ये कितनी मस्त और यूनिक बाइक है। यार, इसने कहीं से चुराई होगी। इन गरीब लोगों के बस का ये सब नहीं होता। और वीरू ने समझा होगा कि अगर ये ऐसी बाइक के साथ कॉलेज जाएगा तो इसका प्लेसमेंट हो जाएगा। अच्छा सोचा, लेकिन ये जानता नहीं कि स्पोर्ट्स बाइक के जमाने में ये सब नहीं चलता है। सब लोग आगे बढ़ रहे हैं और ये वापस आदि मानव बनने जा रहा है। लड़कों ने वीरू का खूब मजाक बनाया, लेकिन तभी एक प्रोफेसर की नजर बाइक पर पड़ी। उसने वीरू के काम को सराहा। कुछ ही घंटों में इंटरव्यू खत्म हो गए। सभी स्टूडेंट्स को एक हॉल में इकट्ठा किया गया। ए, तू यहाँ क्यों खड़ा है? तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ होगा। जा, अपने घर वापस जा। वीरू कुछ बोल पाता, लेकिन उससे पहले ही प्रोफेसर माइक में बोल पड़े। आज यहाँ कुछ अनूठा हुआ है, जिसने हमारे कॉलेज का नाम बढ़ाया है और साथ ही प्रकृति को भी इज्जत दी है। इससे फ्यूचर में आने वाले प्रदूषण से बचाव होगा। और ये बाइक जो पानी से चलती है, तो इससे पेट्रोल की महंगाई की मार आम आदमी पर नहीं पड़ेगी। सभी ने ताली बजा दी। और हमारे कॉलेज के नाम को ऊंचा करने वाले स्टूडेंट का नाम है वीरू, जिसे एक कंपनी ने बहुत अच्छे पैकेज पर अपनी कंपनी में बम्बू बाइक बनाने के लिए नियुक्त किया है। सभी लोगों ने वीरू के लिए तालियां बजाई। वीरू को पुरस्कार मिला। वो बम्बू बाइक से घर आया और सारी बात बताई। यह सुनकर पिता मदन को बहुत खुशी हुई। माँ और भाई को पछतावा हुआ। आसपास के गांव में वीरू के ही चर्चे होने लगे। सभी लोग बम्बू बाइक देखने आने लगे।